सियासत में भ्रष्टाचार का तड़का बहुत पुराना है। झारखंड में तो यह मुद्दा सबसे अधिक गर्म है। राज्य सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, कई आईएएस अधिकारी और दर्जनों अन्य संबंधित लोग इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं और कई ऐसे हैं जो जेल जा सकते हैं। इस बीच राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से जिस तरह 35 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं और आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के झारखंड मंत्रालय के ऑफिस से जिस तरह कैश मिले हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कार्रवाई का यह दायरा ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम तक भी पहुंच सकता है। कुछ सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि ईडी उन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए बुला सकती है और पूछताछ के आधार पर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और नहीं भी। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि आलमगीर आलम मंत्री आलमगीर आलम होने के साथ साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं और पार्टी के सीनियर लीडर भी। उन पर कार्रवाई के साथ ही पूरी पार्टी बैकफुट पर आ जाएगी और कुछ सीटों पर इसका जबरदस्त असर भी देखने को मिल सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें निलंबित करने पर विचार कर रही है। तो क्या झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हो सकते हैं, यानी अरेस्ट हो सकते हैं? क्या उनकी विधायकी और मंत्री पद दोनों को खतरा है? क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें निलंबित करने पर अंदर ही अंदर विचार कर रही है? और क्या राज्य में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरा इंडिया गठबंधन एक बार फिर से बैकफुट पर आने वाला है? यदि ऐसा होता है तो फिर कैसे बदलेगी झारखंड की राजनीति और इस पूरे 35 करोड़ी प्रकरण का इस लोकसभा चुनाव पर कितना रहेगा असर? तो इन्हीं सवालों का ढूंढेंगे जवाब और करेंगे विश्लेषण झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से निकले 35 करोड़ रुपए मामले के सभी बिंदुवार पहलू पर। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा विश्लेषण, सियासी कहानियां। झारखंड में ईडी की कार्रवाई तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। पूजा सिंघल से शुरू हुआ यह सिलसिला अनवरत चलता ही जा रहा है। इसी निरंतर कार्रवाई की भेंट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चढ़े हैं और अब उन्हीं के सरकार में मंत्री आलमगीर आलम पर भी कार्रवाई की पूरी गुंजाइश नजर आ रही है। सबसे पहले यही समझते हैं कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करने की योजना क्यों बना रही है। करीब 35 करोड़ रुपए जिस दिन बरामद हुए थे, उस दिन आलमगीर आलम ने बयान दिया कि उन्होंने अनुभव के आधार पर संजीव लाल को अपना पीएस रखा था। वे पहले भी 2 मंत्रियों के पीएस रह चुके हैं और इस पूरी घटनाक्रम की सूचना उन्हें भी मीडिया में चल रही खबरों के माध्यम से मिली। लेकिन नौकर के बयान के बाद ईडी ने झारखंड मंत्रालय के भवन में जाकर ग्रामीण विकास विभाग स्थित सचिव संजीव लाल के दफ्तर में भी छापेमारी की। मेरी जानकारी में यह पहली दफा है जब झारखंड सरकार के मंत्रालय में अंदर पहुंचकर ईडी ने छापेमारी की है। वहां संजीव लाल के ड्राइवर से भी कैश मिले। फिलहाल संजीव लाल के नौकर और खुद संजीव लाल दोनों ईडी की गिरफ्त में हैं। नौकर के लिए तो ईडी को 6 दिनों की रिमांड भी मिल चुकी है। कुछ सूत्र बता रहे हैं कि नौकर जहांगीर आलम ने इस बात का खुलासा भी किया है कि पैसे आखिरकार किसके हैं और कहां से आए हैं। इस संबंध में ईडी की टीम जुटी हुई है जिससे यह पता चल सके कि इन पैसों का मंत्री आलमगीर आलम से कोई संबंध है भी या फिर नहीं। अब आते हैं दूसरे मामले पर। यदि किसी तरह का भी लिंक ईडी को मिलता है तो निश्चित तौर पर ईडी पहले मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ करेगी और फिर संभवतः उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है, जिसे अंग्रेजी में अरेस्ट कहते हैं। दैनिक जागरण में छपी एक खबर के अनुसार ईडी आलमगीर आलम के विरुद्ध पूर्व में दर्ज सभी केसों की छानबीन करेगी और साक्ष्यों के आधार पर उन्हें समन भेजेगी। बरहड़वा टेंडर विवाद से लेकर वीरेंद्र राम प्रकरण तक सभी में उनकी संलिप्तता की जांच होनी है। हम थोड़ा आपको बरहड़वा टेंडर विवाद के बारे में समझाते हैं। साहेबगंज के बरहड़वा में टेंडर विवाद के दौरान मारपीट के मामले में बरहड़वा थाने में 22 जून 2020 को केस दर्ज हुआ था। इस केस के मुख्य आरोपी राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के अलावा तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित कई अन्य लोग भी थे। लेकिन प्राथमिकी दर्ज होने के महज 24 घंटे के भीतर
बिना अनुसंधान और बगैर किसी का बयान लिए बरहड़वा के तत्कालीन एसडीपीओ प्रमोद कुमार मिश्रा ने मंत्री आलमगीर आलम व पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी। इसी केस के आधार पर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर छानबीन की तो साहेबगंज में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन का खुलासा हो गया। टेंडर कमीशन के संबंध में ईडी को पूछताछ में पता चला कि इसका पैसा बड़े बड़े नौकरशाहों से लेकर नेताओं तक को जाता था। इस संबंध में ईडी मंत्री आलमगीर आलम को समन भेजने वाली है। यह तो एक मामला पहले से ही है जिस पर संभावित कार्रवाई की सूचना मिल रही है। दूसरा मामला 3 दिन पहले का है जहां उनके निजी सचिव और नौकर की संलिप्तता लगभग सामने आ चुकी है। इस संबंध में भी सूचना है कि ईडी उन तथ्यों की तलाश कर रही है जिसके आधार पर मंत्री आलमगीर आलम को समन किया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि फरवरी 2023 में जिस चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई थी वे भी इसी विभाग के ही अधिकारी थे। यानी मंत्री आलमगीर आलम के ही विभाग के लोग लगातार ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जा रहे हैं। जाहिर है वे इन सभी का तार मंत्री से जोड़कर देखेंगे और अगर इस संबंध में किसी तरह का साक्ष्य या बयान ईडी को मिलता है तो ईडी हर हाल में मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार करेगी। और यदि वे गिरफ्तार होते हैं और उन पर आरोप सिद्ध होते हैं तो उनकी विधायकी भी जाएगी और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। लेकिन क्या कांग्रेस उन्हें निलंबित करेगी? उन्हें मतलब ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में उनके निलंबन को लेकर बात उठ चुकी है, लेकिन जब तक उन पर किसी तरह का आरोप सिद्ध नहीं हो जाता कांग्रेस आलमगीर आलम को पार्टी से नहीं निकालेगी। क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा की तरह ही इस कार्रवाई को पक्षपाती बताया है, लेकिन फिर भी यदि वे दोषी पाए गए तो जरूर उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का फैसला भी लिया जा सकता है। अब सवाल है कि यदि ऐसा होता है तो फिर झारखंड की राजनीति पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा। पहली बात तो यह है कि भाजपा के भ्रष्टाचार के मुद्दे को और बल मिलेगा और इस चुनाव में इसका इस्तेमाल भाजपा बखूबी करना चाहेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग राजनीतिक मंचों पर आलमगीर आलम प्रकरण का इस्तेमाल बखूबी कर रहे हैं अपने चुनावी सभा में। दूसरा क्या असर होगा? हेमंत सोरेन के नाम पर मांगी जा रही सहानुभूति पर असर पड़ेगा और भाजपा इस नैरेटिव पर भी हमला करेगी। संथाल के क्षेत्र विशेषकर गोड्डा में कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ सकता है और इसका जल्द से जल्द काट झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को साथ मिलकर खोजना होगा। इस पूरे प्रकरण का झारखंड की सियासत पर तीसरा असर होगा ये कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन तमाम मुद्दों को फिर से उठाया जाएगा और पूरी संभावना है कि भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही अपना चुनाव लड़ेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मोदी के चेहरे से ज्यादा बीजेपी का नैरेटिव काम आने वाला है। हेमंत और उनके मंत्रियों का तो तथाकथित काला इतिहास होगा जिसके बिना पर झारखंड विधानसभा का चुनाव भाजपा लड़ेगी ही, और जैसा कि वो कहती भी आ रही है कि वो इसी आधार पर चुनाव लड़ेगी। अब देखना होगा कि इनमें से कितना बात सच होता है, कितनी बातें सही साबित होती हैं। पहले तो यही देखना जरूरी है कि आलमगीर आलम अब क्या करते हैं, क्योंकि किसी न किसी मामले में ईडी संभवतः उन्हें समन भेज सकती है। ये 1 या 2 दिन में ऐसा हो सकता है। जो भी होगा हम आप तक सही जानकारी, सटीक जानकारी पहुंचाएंगे। आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा हमें लिखकर कमेंट कर जरूर बताएं। अब इस मसले पर आते हैं कि आखिरकार जो विश्लेषण आज हमने सियासी कहानी के संक में आलमगीर आलम के प्रकरण पर किया है उस पर नया जो भी डेवलपमेंट होगा हम उसको आपके समक्ष विश्लेषण के आधार पर लेकर जरूर हाजिर होंगे। अगर आपको लगता है कि यह विश्लेषण आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक जरूर शेयर करें। बाकी जाते जाते आपके झारखंडी पत्रकार का आपसे विनम्र प्रार्थना है कि द फोर्थ पिलर का जो यूट्यूब परिवार है वो लगभग 47,000 के भी पार का परिवार हो गया है। तो हमें आधा लाख होने में महज कुछ हजार बचे हैं, वो आपकी उंगलियों के ही वजह से संभव है। इसलिए इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। अब तक सब्सक्राइब न किए हों तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल दबाइए और द फोर्थ पिलर के फेसबुक प्रोफाइल पर भी जाकर आप हमें लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। मैं हूं आपके साथ आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।